हेलो बच्चों, आज का नया टॉपिक है आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? वह रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वह कंक्रीट होता है जिसमें कंक्रीट को तनाव की स्थिति में भी मजबूत रखने के लिए प्रबलन छड़ों यानी कि टाई बार्स को कंक्रीट में शामिल किया जाता है। कंक्रीट संपीड़न में मजबूत एवं तनाव में कमजोर होता है, इसलिए प्रबलन की प्रक्रिया के द्वारा इसे तनाव में भी मजबूती प्रदान करता है। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो कैसे तैयार होता है? सीमेंट कंक्रीट में सरिया जो होता है, सरिया को अगर हम यूज करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, सीमेंट कंक्रीट का नॉर्मली यूज करते हैं हम जोड़ाई के कार्यों में, लेकिन सीमेंट कंक्रीट में अगर हम सरिया को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? सीमेंट रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आरसीसी बोलते हैं। और आरसीसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्या होता है प्रबलन के रूप में प्रयुक्त इस्पात। कौन कौन से जैसे इस्पात यूज होते हैं? एक हमारा होता है माइल्ड स्टील होता है, मीडियम टेंसाइल स्टील होता है, हाई टेंसाइल स्टील होता है, कठोर कर्षित इस्पात होता है। ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, इनका अलग अलग सामर्थ्य होता है। जैसे अगर हम बात करें माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील का ग्रेड होता है या फिर 250 या फिर 250 इसका ग्रेड होता है। जो हमारा IS कोड होता है वो क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड 432 वो 1139 होता है, जो हमारा माइल्ड स्टील होता है। मीडियम टेंसाइल स्टील होता है, ये हमारा क्या होता है? IS 432 1139 होता है। एक हमारा होता है H हाई टेंसाइल स्टील, इसको हम क्या बोलते हैं? HYSD भी बोलते हैं। HYSD का मतलब क्या होगा? हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार बोलते हैं, हाई यील्ड स्टील डिफॉर्म बार बोलते हैं। ये हमारे दो ग्रेड होता है, इसमें एक होता है FE 415 होता है, FE 500 होता है। ये हमारा क्या होता है? दोनों हाई ग्रेड होता है। जब हम कभी भी बात करेंगे HYSD की या ये हाई टेंसाइल स्टील की, तो उसमें हमारा जो ग्रेड होगा वो कौन सा होगा? FE 415 और 500 होगा। और जब माइल्ड स्टील की बात करेंगे तो हमारा जो ग्रेड होगा वो क्या होगा? FE 250 होगा। इसकी सामर्थ्य जो होगी कम होगी और इसकी सामर्थ्य की बात करेंगे तो ज़्यादा होगी। मैक्सिमम जो यूज होता है वो माइल्ड स्टील यूज होता है और हाई टेंसाइल स्टील यूज होता है। अगर हम बात करेंगे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो इसका जो एडवांटेज होता है वो पहले क्या होता है? आरसीसी की संरचना अग्निशह तथा टिकाऊ होती है, यानी कि जो हमारा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है इसमें आग लगने की संभावना क्या होती है? कम से कम होती है। सेकंड क्या होता है? ये देखने में सुंदर होता है तथा विशाल होता है। आरसीसी का जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बड़ा होता है। तीसरा क्या होता है? यह नमी तथा सीलन के कारण चलती गलती नहीं। इसमें जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर क्या होता है? नमी होता है, जिसके कारण क्या होता है? डैम्पनेस, सीलन बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें ना तो जल्दी मॉइस्चर होता है ना तो डैम्पनेस आती है, जिसके कारण क्या होती है? ये सड़ती गलती नहीं है और इनकी जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट की बात करें तो कीटों और दीमक का प्रकोप नहीं होता, यानी कि जो हमारा इंसेक्ट हैं, फंगी हैं, ये सब नहीं लगते हैं सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं में। अगर हम बात करें लास्ट एडवांटेज की, तो आरसीसी के अवयवों का जो आय होता है वो बहुत अधिक होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अगर हम बात करें आरसीसी के डिसएडवांटेज की, यानी कि दोष की बात करें, तो इसमें पहला जो होगा वो क्या होगा? आरसीसी के रचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। तो कुशल कारीगर का मतलब क्या होता है? स्किल्ड लेबर, यानी कि पढ़े लिखे लेबर हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम ला के लगा दें जो हमारा आरसीसी वर्क आसानी से कर ले। सेकंड बात करें, आरसीसी की संरचनाओं में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारों को भरना कठिन है, क्योंकि कभी भी अगर हम रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो क्या होता है? इसकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सामर्थ्य होती है। इसलिए क्या होता है? अगर कहीं पर भी क्रैकिंग आ जाए या कहीं पर कुछ चीज़ छूट जाए लगाना, तो क्या होगा? उसको उसमें जो दोष होंगे या जो उसमें उसको फिलअप करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या होगा? जो भी मटेरियल यूज करना पड़ेगा तो क्या होगा? वो सब करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। इसलिए आरसीसी की संरचना में उत्पन्न दोषों को दूर करना तथा दरारों को भरना क्या होता है? कठिन होता है। तीसरा, अगर तीसरे डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? अवयवों को ढालने के लिए दृढ़ फर्माबंदी की आवश्यकता पड़ती है, इस पर अतिरिक्त व्यय आता है। फर्माबंदी का मतलब क्या होता है? फॉर्म वर्क का काम होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारा जो व्यय यानी कि जो पैसा लगता है वो क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अगर हम बात करें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं, इसकी रचनाएं कौन कौन सी होगी? कौन कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सीमेंट कंक्रीट स्लैब रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसमें क्या होगा? भवन आ जाएगा, धरन, भवन में क्या होगा? धरन होगा, बीम जिसको बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, फाउंडेशन, यानी कि बीम के बहुत सारे पार्ट है। जिसमें क्या होगा? बिल्डिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे बीम होगा, स्लैब होगा,
कॉलम होगा, नींव होगा। अगर हम बात करेंगे पानी के टैंक, दूसरे की बात करेंगे क्या होगा, पानी के टैंक होंगे, छत के स्लैब होंगे, टैंक होगा, पाइप होगा, नींव होगा, ये भी हमारे क्या होंगे, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की संरचनाओं में आएंगे। तीसरा अगर बात करें कारखानों की चिमनी होगी, आप लोग चिमनी के बारे में तो जानते हैं, जिसकी हाइट मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। चिमनी जो होता है ये इसको हम ज़्यादातर नॉर्मली कैंटिलीवर ही होता है, क्योंकि वन एंड फिक्स होता है और सेकेंड एंड क्या होता है, फ्री। दूसरा हम बात करेंगे रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल का यूज कहाँ पे होता है, ये सब रिटेनिंग वाल का जो यूज होता है, ये जहाँ पे मिट्टी मतलब मिट्टी अपने आप को खड़ा नहीं कर सकती, यानी कि वहाँ पे रिटेनिंग वाल का यूज करते हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर हाई हो और लोड आने की संभावना ज़्यादा हो, यानी कि जहाँ पे मिट्टी खिसकती है नॉर्मली, वहाँ पे हम रिटेनिंग वाल का यूज करते हैं। रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर आप सभी जानते हैं जो रेलवे में यूज होता है। अगर हम बात करें जलीय संरचनाओं, तो जलीय संरचनाओं में क्या क्या आ जाएगा, पुल आ जाएगा, ब्रिज आ जाएगा, जल सेतु आ जाएगा, वाटर शेड, गोदी आ जाएगा, गोदी का कार्य हो जाएगा, सुरंग होगा, चैनल होगा। अब बात करें पुल तथा पुलिया, आप लोग को पहले भी हमने क्लास में बताया है। पुल क्या होता है, जिस पुल की लंबाई 6 मीटर से कम होती है पुलिया होता है, जिस पुल की लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा होती है वो पुल होता है। गोदी की बात करें तो जहाँ पे सामान समुद्रों में, जहाँ पे समुद्र के किनारे जहाँ पे सामान क्या होते हैं, धुलाई के काम करते हैं, धोने के काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोदी बोलते हैं। डक एंड हार्बर जिसको बोलते हैं, ठीक है। सुरंग तो आपको पता ही है, चैनल भी पता है, जल सेतु पता है। अगर हम बात करेंगे स्टील प्रबलन इस्पात का आकार, तो इसके बहुत सारे आकार होते हैं। जो पहला हमारा होता है वो क्या होता है, गोल छड़ होता है। सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन के लिए गोल छड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा जो सीमेंट कंक्रीट में बार्स यानी कि सरिया जो होता है वो गोल यूज होता है। गोलाकार छड़ें बहुत सारे डाया की होती हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12, 14, 16, 18, 20, 40 mm, यानी कि जो छड़ें होती हैं नॉर्मली 6 mm से लेकर 40 mm तक यूज होती हैं, ठीक है। इनका जो डाया होता है 6 mm से लेकर के 40 mm तक होता है। छड़ों को पेंट अथवा जस्तीकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अभिलाख कम होता है, यानी कि बॉन्डिंग। अभिलाख का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट में अगर हम बार्स का यूज करेंगे, सरिया का यूज करेंगे, तो जो सरिये की बॉन्डिंग होगी सीमेंट और कंक्रीट के साथ वो क्या होगी, वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए पेंट और जस्तीकृत नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें सेकेंड नंबर की, तो क्या होगा, विरूपित छड़ें। विरूपित छड़ें क्या होंगी, डिफॉर्म होती है। कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रतिबलों के कारण, कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रतिबलों यानी कि स्ट्रेस के कारण सरकने या फिसलने से रोकने के लिए और कंक्रीट की जकड़ बढ़ाने के लिए छड़ों की बाहरी सतह को खुरदुरा बनाया जाता है। यानी कि सीमेंट कंक्रीट में छड़ों की बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए उसकी जो बाहरी सतह होंगी उनको क्या होगा, रफनेस थोड़ा बनाया जाता है। इसके लिए छड़ की परिध पर लहरिया, प्रक्षेप, दांते या गड्ढे बनाए जाते हैं। आप लोग नॉर्मली मार्केट में कभी भी छड़ देखिएगा तो क्या होगा, उसमें लहरियाँ कुछ ना कुछ रफनेस टाइप का थोड़ा बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लहरिया, प्रक्षेप बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, दांते बोलते हैं या गड्ढे बनाए जाते हैं। ऐसी छड़ों को क्या बोलते हैं, विरूपित छड़ें कहते हैं। विरूपित छड़ों का प्रयोग से, जो हमारी विरूपित छड़ें होंगी इनके प्रयोग से क्या होगा, 40% प्रबलन इस्पात की बचत होगी। यानी कि क्या होगा, सिंपली अगर हम बात करें, अगर हम सरिये की बात करें तो क्या होगा, सरिये की बात करें तो ये हमारे गोल होगा, ठीक है। अगर हम गोल यूज करते हैं तो बहुत सारा सरिया होगा। अगर उसी में क्या होगा, थोड़ा रफनेस, दांते या गड्ढे कुछ न कुछ बना देंगे तो जो हमारा सरिया होगा वो क्या होगा, 40% बचेगा। अगर हम बात करेंगे ऐठी हुई छड़े की, तीसरा ट्विस्टिंग बार की। ट्विस्टिंग बार क्या होता है, इन छड़ों को तोर इस्पात के नाम से जाना जाता है। तोर इस्पात यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, टोर स्टील कहलाता है। इन छड़ों को टोर इस्पात के नाम से जाना जाता है। यह छड़ें रस्सी की भांति ऐठी हुई होती हैं। यह छड़ें रस्सी की भांति क्या होती है, ऐठी हुई होती हैं। इन छड़ों की पराभव सामर्थ्य यानी कि यील्ड स्ट्रेस सामान्य गोलाकार छड़ से 50% अधिक होती हैं। यानी कि जो इसकी सामर्थ्य होगी सामान्य सरिये की सामर्थ्य से 50% क्या होगी, अधिक होती है। इनकी अभिलाख सामर्थ्य भी अधिक होती है, यानी कि इनकी जो बॉन्डिंग होगी सीमेंट कंक्रीट या अदर मटेरियल के साथ वो क्या होगी, बहुत अच्छी होती है। ऐठी हुई छड़ों के प्रयोग से 33% प्रबलन इस्पात की बचत होती है। यानी कि जो हमारी ऐठी हुई छड़ें होती हैं इनके द्वारा जो हमारा प्रबलन इस्पात की बचत होती है वो 33% होती हैं। अगर हम बात करेंगे पराभव सामर्थ्य यानी कि यील्ड स्ट्रेस की बात करेंगे तो यील्ड स्ट्रेस हमारे क्या होता है,
जैसे नॉर्मली अगर हम सरिये पे लोड लगाएं तो क्या होगा, वो एकदम खींचता हुआ चला जाता है। लोड क्या होता है, अगर हम किसी सरिये पे लोड लगाएं, सरिये पे परपेंडिकुलर लोड लगाएं तो क्या होता है, वो खींचता हुआ चला जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पराभव सामर्थ्य यानी कि यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि भवन के संरचनात्मक तत्व कौन कौन से बिल्डिंग में कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, नींव संरचना का वह भाग होता है जो संरचना के भार को वहन करके मिट्टी पर विस्तृत करता है। यानी कि आपको हम पिछले टॉपिक जो है फाउंडेशन, उसमें हम आपको पढ़ाते हैं फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन हमेशा क्या होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ यूज होता है। ठीक है, फाउंडेशन हमेशा दो टाइप का होता है, एक सैलो फाउंडेशन होता है, एक डीप फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसकी चौड़ाई उसकी गहराई के बराबर होती है, वो हमारा क्या होता है, सैलो फाउंडेशन होता है। और अगर हम बात करें डीप की बात करें, तो जिसकी गहराई उसके चौड़ाई के 2 गुना या उसके चौड़ाई से अधिक होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, डीप फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करेंगे प्लिंथ, प्लिंथ क्या होता है, जमीन तल तथा फर्श तल के बीच का पोर्शन, जमीन तल और फर्श तल के जो बीच का पोर्शन होता है प्लिंथ कहलाता है। प्लिंथ की ऊंचाई नॉर्मली जो है 45 mm से कम नहीं होनी चाहिए। सड़क तल से प्लिंथ की ऊंचाई कम से कम 150 mm। आपको ये दो चीज़ याद रखना, प्लिंथ की जो ऊंचाई होगी वो 45 mm, लेकिन सड़क तल से जो प्लिंथ की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 150 mm यूज होगी। प्लिंथ का जो काम होता है ये डैम्पनेस से बचाने का काम होता है, यानी कि सीलन से बचाने का काम होता है, इसलिए प्लिंथ का हम बिल्डिंग में यूज करते हैं। तीसरा अगर हम बात करेंगे लेंटेल, लेंटेल क्या होता है, दरवाजे तथा खिड़कियों को पाटने के लिए इसके ऊपर एक क्षैतिज पट्टी डाली जाती है, जिसे लेंटेल कहते हैं। हमने आप लोग को क्लास में भी बताया था एग्जाम्पल देकर के, जो हमारे सिंपल से जो दरवाजे तथा खिड़कियाँ होती हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक क्षैतिज पट्टी डाली जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो स्ट्रक्चर का लोड यानी कि जो बीम और स्लैब का जो लोड होता है वो कहाँ पे पड़ता है, विंडो पे ना पड़ के उसके ऊपर जो हमारी क्षैतिज पट्टी होती है उस पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, उस पट्टी पे लोड पड़ेगा तो वो लोड क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे, नेक्स्ट बीम पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वहाँ से फाउंडेशन पे होता हुआ क्या होगा, नीचे आ जाएगा, सॉइल पे आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंटर बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे रूफ, रूफ आप सबको पता है, छत बिल्डिंग का सबसे ऊपरी परत जो वर्षा, धूप तथा बर्फ से बचाए रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है स्टेयर। स्टेयर क्या होता है, जीना या सीढ़ी बोलते हैं। जीना क्या होता है, एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए जिस संरचना का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयर। एक तल से दूसरे तल तक जाने के लिए जिस संरचना का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा हमारा डोर, डोर मीन्स दरवाजा। भवन के फ्रंट में यानी कि जो एकदम बिल्डिंग जो हमारा घर है उसके सामने का पोर्शन, भवन के फ्रंट में दरवाजे का प्रयोग किया जाता है। दरवाजे हमें जानवरों, कीड़े मकोड़ों तथा बाढ़ के पानी को अंदर जाने से रोकते हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दरवाज़ों की साइज़ 2.1 × 1.2 मीटर रखी जाती है, यानी कि जो दरवाजे की साइज़ होती है वो उसकी जो लंबाई यानी कि हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 2.1 मीटर होगी और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 1.2 मीटर होगी। ये हमारा है बेटा रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में आपका डिटेल था। ये टॉपिक आपको हमने पढ़ा दिया है बहुत अच्छी तरह से। अगर आप सभी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ एक बार हमें ज़रूर बताएंगे। वैसे भी आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले क्लास में भी सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर दी थी और वीडियो के द्वारा भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।